हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। वीडियो का पेस थोड़ा सा स्लो हो गया था, बट अब कंटिन्यूसली वीडियो मिलेगी आपको। तो हम क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स कर रहे थे, जिसके अंदर चैप्टर 1 के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा एटम और न्यूक्लियर चैप्टर की भी वीडियोस अपलोड कर दी थी। तो आई थिंक सो आपने वो देख ली होगी। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 का जो पेंडिंग पार्ट है, जिसमें जनरली हमारा गोज थ्योरम या गोज लॉ है एंड इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं कि ये जो गोस थ्योरम है ये है क्या और इसका यूज क्या है। तो अगर आपको याद होगा, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल फाई ई होता था, बेसिकली एक्चुअल में मेजरमेंट होता था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली। सो अगर मेरे पास इस तरह से कोई सरफेस एरिया है एंड ये उसका एरिया वेक्टर अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ये वेक्टर, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर कुछ सर्टेन एंगल थीटा पे। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के अलोंग जा रहा है, कितना नॉर्मली जा रहा है। तो जनरली फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते थे से, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो इसको हम ई डॉट ए लिखते थे। ठीक है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं आपसे पूछूं तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, यानी मुझे फाई को कैलकुलेट करना है। तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मुझे चाहिए एरिया का वैल्यू एंड मुझे चाहिए थीटा, उनके बीच का एंगल। तो ये तीन टर्म्स हैं, अगर मुझे ये पता होंगी तभी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। तो क्या कोई और सिंपल तरीका नहीं है जिससे मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकूं? यस, देयर इज अ मेथड। तो वो जो मेथड है वो एक्चुअल में एक थ्योरम है, एक लॉ है, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, व्हिच इज गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। इससे पहले की वीडियो में शायद आपको मैंने ओपन और क्लोज सर्फेसिस का भी बताया था। तो मैं आपको बता दूं, जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, इसकी कंडीशंस सुन लीजिए। ये क्लोज्ड सर्फेसिस के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। हम इसको लगाएंगे क्लोज्ड सर्फेसिस के लिए। प्लस ये जो है अभी इसकी जो स्टेटमेंट लिखेंगे, ये वैक्यूम के जो है कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है ये? बहुत ही सिंपल थ्योरम है। तो लेट अस से इस तरह से मेरे पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है जिसको हमने वैक्यूम के अंदर रखा है। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर एक दो या बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो लेट अस से इसमें कुछ चार्जेस भी हैं। अब अगर चार्जेस हैं तो ऑब्वियस है उससे फील्ड लाइंस या तो अंदर जाएंगी या बाहर जाएंगी इस सरफेस से। तो अगर फील्ड लाइन अंदर या बाहर जाती है इस सरफेस से, देखो वो तो कौन डिसाइड करेगा? चार्जेस की पोलैरिटी डिसाइड करेगी। तो मैंने एक बार रेंडमली कुछ लाइनें अंदर दिखा दी, कुछ लाइनें बाहर दिखा दी। तो गॉस थ्योरम कहते हैं कि भाई देखो, अगर इस क्लोज सरफेस का तुम्हें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो अगर यहाँ पर तुम ई कोस थीटा लगाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई की वैल्यूज हर पॉइंट पे अलग होगी। एरिया जो है इरेगुलर शेप हो तो वहां पर कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हर पॉइंट के लिए एक अलग एंगल होगा थीटा, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहता है बहुत सिंपल सा काम है, अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है और आपने उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल सा काम कीजिए कि उस सरफेस के, उस क्लोज सरफेस के जिसको हम वैक्यूम में रखे हैं, उसका आप बच्चे टोटल चार्ज निकाल लीजिए जो कि उसके अंदर है, और उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। है ना, बहुत ही सिंपल सा तरीका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। क्या कीजिए, सिंपली आपने टोटल चार्ज उस क्लोज सरफेस के जो अंदर है उसको लिखना है। टोटल चार्ज मींस यहाँ पर उनका एल्जेब्रिक सम है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्यू टोटल क्या है, एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम आपको पता होगा, क्योंकि चार्जेस प्लस माइनस हो सकते हैं तो हमें उनका प्रॉपर साइन यूज करना है। ठीक है, यूज प्रॉपर साइन माइनस, बस उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखो तो फाई ई, जिसको हम ई डॉट, अगर लेटर से मैं इसका कोई छोटा एरिया लेता हूँ लेटर से, तो उसका फ्लक्स ये इस तरह से लिखा जाएगा डी ए। और क्लोज का लिखना है टोटल का, तो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, मींस टोटल की बात हो रही है। सरफेस हमारा क्लोज है तो यहाँ सर्कल लगा दो। तो इसका मीनिंग भी यही होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। तो फॉर्मूला क्या बना? क्यू टोटल, टोटल कौन सा? जो अंदर है, इनसाइड, बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये इनसाइड वाला है। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अगर हम स्टेटमेंट लिखने की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, दो तरीके से डिफाइन करते हैं इसको। मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूं, आप देख लीजिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
The total electric flux through any closed surface placed in vacuum is always equal to 1 by epsilon naught times the total charge placed inside its surface. सरफेस का अंदर का टोटल चार्ज निकालो, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिखा जाता है, देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं इसको भी। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। सिंपल बेटा, इस चीज को हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आगे देख सकते हो टोटल और क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है भाई, बहुत ही सिंपल सा था। अब चलिए इसके प्रूफ की और बाकी कंडीशंस की बात करते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रूफ करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, हम कोई क्लोज सरफेस लेंगे, उसमें कुछ चार्जेस रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है क्या वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो हमने इसके लिए एक चार्ज कंसीडर किया, एक पॉइंट चार्ज ही कंसीडर कर लिया। लेट अस से पॉइंट ओ पे ए रखा गया है, प्लस चार्ज लेता हूं। तो हमने एक और पॉइंट भी डिसाइड कर लिया, लेट अस से पी, जो कि इस चार्ज से कुछ सर्टेन लेट अस से आर डिस्टेंस पे, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट अस कंसीडर। तो भाई इस चार्ज ने इस पी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा होगा, तो वो हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सबको पता ही है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस पे ई होता है ना। अच्छा प्लस का चार्ज है सोर्स, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चे वो ई बाहर होगी। अब यहाँ आगे का मेन स्टेप, अब हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो क्लोज सरफेस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो क्लोज सरफेस के लिए तो मुझे एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा। जनरली ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए या प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इमेजिनरी एक सरफेस बना दिया, ठीक है, जो पी पॉइंट से पास हो रहा है। इसकी मैं कंडीशंस भी बताऊंगा भी सरफेस कौन सा कंसिडर करना है। तो मैंने एक इमेजिनरी एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल सिमेट्री होता है, तो हर इस इन पॉइंट पे सेम ही मिलेगा, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस पी पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा पहले तो एरिया कंसीडर कर लिया डी ए। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली होता है, तो वो बाहर की तरफ होगा बच्चे, ठीक है, ये हमने किया। अब मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से, सिर्फ उस छोटे से एरिया से, टू डी एरिया। अब डी ए थोड़ा सा एरिया है तो फ्लक्स भी थोड़ा सा होगा, लेटर से मैं उसको डी फाई ई लिखता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, ई इंटू डी ए इंटू कोस ऑफ एंगल। एरिया वेक्टर बाहर और बाई चांस फील्ड भी उस पॉइंट पे बाहर है, तो थीटा 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया ई इंटू डी ए। लेकिन हमें थोड़े से मतलब नहीं है, क्लोज सरफेस पूरा है, तो टोटल फ्लक्स निकालना है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी क्लोज सरफेस का। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी फाई ई का, दोनों साइड कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं ई इंटू डी ए, ठीक है, यही तो करना है हमें। सो ये बन गया टोटल फ्लक्स, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, ई की। ई का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू बाई आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा सिर्फ डी ए का। डी ए मीन्स ये छोटा सा पार्ट जो हमने कंसिडर किया, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस मीन्स ऐसे सभी पार्ट्स को ऐड कर दो, सभी जितने भी दिख रहे हैं, तो पूरा सरफेस आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है, इट मीन ये है पूरा सरफेस। पूरा सरफेस क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस तो यही होता है, मीन सरफेस एरिया यही होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आप देख सकते हो यार, कैंसिल वैंसिल कुछ चीजें हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचा। अब ये क्यू है कौन सा, जो उसके अंदर है, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू टोटल जो इनसाइड है, और ये डिवाइड में क्या है एप्सिलॉन नॉट। हम निकाल क्या रहे थे, हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे थे, और टोटल फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया। इट मीन हमारा ये थ्योरम जो है क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है। तो ये छोटा सा प्रूफ था गॉस थ्योरम का, इससे कुछ चीजें क्लियर हो रही है भाई। इनसाइड चार्ज होना जरूरी है, बार बार फोकस कर रहा हूँ, आउटसाइड चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अभी बहुत सारे स्पेशल केस कराऊंगा, तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कुछ जो चीजें हैं, देखिए क्या है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑन लोकेशन ऑफ चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस। अच्छा ये गॉसियन सरफेस क्या है, जो हम क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर्ड जो हमने किया क्लोज्ड सरफेस। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम उसको क्लोज बना लेते हैं, अभी एग्जांपल्स में बता दूंगा, तुम्हें पता लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस के अंदर चार्ज कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि सेंटर पे होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ सेंटर में दिख रहा है, यहाँ थोड़ा लेफ्ट साइड में है, यहाँ थोड़ा राइट साइड में है। तो फ्लक्स अगर इस केस में निकाले, लेट अस से चार्ज की वैल्यू क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी सेम चार्ज क्यू है, तो तीनों केसेस में फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इट मीन
इनसाइड डिपेंड नहीं करता कहाँ रखा है, बस अंदर होना जरूरी है। सेकंड, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड नहीं करता शेप पे और साइज पे, बिल्कुल। अरे क्यों नहीं करता, थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। तो एक चार्ज है लेटर से क्यू, उसको मैंने इस तरह के सरफेस पे रखा, दूसरे को स्फीयर में रखा, तीसरे क्यू चार्ज को मैंने एक क्यूब में रख दिया, चौथे को हमने एक इस तरह से टेट्राहेड्रल या कोनिकल शेप के अंदर लेटर से हमने रख दिया। अब सोचो जरा कि इन चार्जेस से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, फ्लक्स एक्चुअल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही तो होता है। तो अगर एक चार्ज 500 फील्ड लाइंस निकाल रहा है, तो सरफेस चाहे इरेगुलर हो चाहे रेगुलर हो चाहे क्यूब हो, लाइनें तो 500 ही पास होंगी ना। हाँ, ऐसा है कि इंडिविजुअली हर पार्ट के लिए ई, ए और थीटा अलग अलग है, ये हर पार्ट का, लेकिन अगर सबका सम करेंगे ओवरऑल सबका सेम रहेगा। इसका भी फ्लक्स जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड इसका फ्लक्स भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। फ्लक्स रिमेन सेम, डिपेंड नहीं करता शेप एंड साइज पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना इस चीज को। इवन आपको बोला जाए कि यार एक जो चार्ज है वो एक स्फीयर के अंदर है, बाद में स्फीयर का रेडियस हाफ कर दिया, फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे फ्लक्स सेम रहेगा, रिड्यूस करो साइज कम ज्यादा कुछ भी करो, फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड करता है जो अंदर है। अच्छा, गोस थ्योरम में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ऑल चार्जेस जो है, बट जो फ्लक्स है वो हमेशा जो अंदर वाले चार्जेस है उसकी वजह से होता है। हम फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स के लिए सिर्फ अंदर वाले चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है, फील्ड की बात नहीं हुई। जैसे अगर इस सरफेस पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो उसमें सभी इन 5 चार्जेस का रोल है, बट अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो भाई इस बाहर वाले को कंसीडर नहीं करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा। जो टोटल फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूशन होगा वो अंदर वालों का होगा। तो क्या होगा, Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, तो Q3 प्लस का है, तीनों का मैं सम करूंगा और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा फ्लक्स होगा टोटल। ठीक है, तो इनसाइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फ्लक्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्जेस सभी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्यों नहीं होता इसका एक रीजन दे भी रखा है। लेटर से कोई चार्ज बाहर है तो बेटा इसकी जितनी फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी इस क्लोज सरफेस की, उतनी बाहर निकल जाएंगी, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अंदर चार्ज है तो सिंपल सी बात है बेटा, अंदर या तो प्लस होगा, प्लस है तो लाइनें सिर्फ बाहर ही जाएंगी, और अगर अंदर नेट चार्ज माइनस है तो लाइनें सिर्फ अंदर ही आएंगी, तो एक काम होगा, इसलिए फ्लक्स मिलेगा, जीरो नहीं। गॉस थ्योरम आप हर जगह लगा सकते हो जहां इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे हो रहा है, बिकॉज एफ आर स्क्वायर के इनवर्सली ओबे होता है, तो यहां पर ही एप्लीकेबल है। जब हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो नेट फ्लक्स उसके अंदर हमेशा जीरो होता है। क्या मीनिंग है आपको मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज सरफेस को रखते हो, जैसे इस फर्स्ट डायग्राम में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसमें हमने एक सिलेंडर को रख दिया क्लोज सरफेस है, तो क्या होगा, जितनी लाइनें एंटर की उतनी बाहर निकल गई, तो आपका टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। रीजन, क्योंकि जितना अंदर एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। एंट्रिंग को अगर तुम प्लस ले रहे हो, आउट वाले को माइनस ले रहे हो, तो दोनों का सम तो जीरो होगा। बट ध्यान से सुनना, बट अगर मैं बोलता हूं कि अंदर हमने एक चार्ज रख दिया सिलेंडर उसी के, अब फ्लक्स जीरो नहीं होगा। रीजन, देखो फील्ड की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन अंदर वाला चार्ज जो है वो फ्लक्स क्रिएट कर देगा, कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन। और इवन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता, कुछ इस तरह से फील्ड होता बच्चे मान लो, और इसके अंदर मैं एक आपको सिलेंडर रखने की बात बोल दूं, अब भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स यहाँ पर बच्चे नॉन जीरो होगा। रीजन, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है एक साइड से, या तो देखो फील्ड लाइन कम एंटर करेंगी ज्यादा निकलेंगी, या फिर ज्यादा एंटर करेंगी कम निकलेंगी, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से है, तो वहां फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। फ्लक्स जीरो होता है, इसका ये मतलब नहीं कि फील्ड जीरो हो। एमसीक्यू क्वेश्चन असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, थोड़ी देर पहले ही बताया। फ्लक्स जीरो मींस टोटल चार्ज अंदर वाले रिस्पॉन्सिबल है, फील्ड जीरो में ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखें, ठीक है, जैसे एक डाइपोल है, हम उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख दें तो डाइपोल फ्लक्स जीरो कर देगा लेकिन फील्ड जीरो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है, अगर कहीं पर पहले ही बोल दिया कि फील्ड जीरो है तब पक्का फ्लक्स भी जीरो होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं। नेट फ्लक्स इज गोइंग आउट, उसको पॉजिटिव लेते हैं बिल्कुल, और अगर अंदर की तरफ लाइनें हैं बेटा हम उसको माइनस का फ्लक्स लेते हैं, नेगेटिव फ्लक्स लेते हैं। क्वेश्चन भी बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। देखें, इससे पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। सो आपसे कहा गया फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, पहले तो इस क्यूब में से बताना है, फिर उसके हर एक फेस से बताना है। ठीक है, और कॉर्नर, अच्छा कॉर्नर वाला कोई जरूरी नहीं है। अब क्या है, एक क्यूब गिवन है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, यानी ये इसके अंदर है। अगर अंदर है तो इसकी सारी फील्ड लाइन इस क्यूब के जो 6 फेस हैं,
देखो मैं अभी एक फेस अभी बना रहा हूँ, आप अगर ये टॉप वाला पार्ट देखो तो ये एक फेस है इस तरह से। तो इस तरह से टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, आपको पता ही होगा क्यूब के अंदर। ठीक है, तो यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज की, वो इन 6 के 6 फेसेस में से बाहर निकलेंगी। ठीक है, मैंने अभी 4 बनाया, बैक और फ्रंट वाला बच गया। तो अब इसकी फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन से बाहर निकलेंगी, और ये अंदर भी है, यानी हमारा जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है। तो क्या गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, अरे बिल्कुल सर लगा सकते हैं। तो क्या ये क्लोज सरफेस है, टोटल चार्ज पता है, तो टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब का, टोटल फ्लक्स वो क्या होगा, अंदर वाला चार्ज स्मॉल क्यू लिख देता हूं क्योंकि सिंबल स्मॉल यूज किया है, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया टोटल फ्लक्स। क्या ये जो टोटल फ्लक्स है एक्चुअल में ये 6 फेसेस में से पास हो रहा है, बिल्कुल सर ये 6 फेस में से पास हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो 6 फेस का जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का बहुत ही सिंपल है यार, इसका 6th पार्ट कर दो, 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सर। भाई अगर इससे 50 लाइनें निकल रही हैं बाहर, 6 जगहों से निकल रही है, तो एक से कितनी निकलेगी, 1/6, क्योंकि इक्वल साइड है, ऐसा थोड़ी अलग अलग है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, अच्छा ये वो हमारा हो गया। कॉर्नर का करना है तो यार बहुत ही आसान है, कॉर्नर कितने हैं वैसे करने की जरूरत नहीं, कॉर्नर वाला जरूरी नहीं है। आप कॉर्नर्स काउंट कर लो, टोटल आपको पता है कितने कॉर्नर है, 4 ऊपर है 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स है। तो कॉर्नर से निकालना है तो क्या करो बेटा, टोटल का 1/8 कर दो। ठीक है, ये कॉर्नर्स का आ जाएगा। हालांकि कॉर्नर ज्यादा नहीं पूछा जाता, पूछा नहीं जाता इन जनरली। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, इस बार एक क्यूब है और चार्ज उसके एक फेस पे रखा है ऐसे यहाँ पर। अब इससे एक दिक्कत हो गई, इस चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। तो लेटर से हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो अब मुझे बताओ क्या इसका आधा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली बाहर ही चला गया, क्यूब के अंदर तो आधा जाएगा क्योंकि ये ओपन सरफेस है। ये सरफेस कैसा है, दिस इज ओपन सरफेस। तो मुझे बताओ इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी एक और क्यूब लगाना पड़ेगा इधर, ऐसा कुछ है ना, ऐसा एक और लगाना पड़ेगा। तो अब मैं अगर बोलूं कि 2 क्यूब अगर मैं लगा देता हूं, मतलब एक और लगा दूं, टोटल 2 हो गए ना, टोटल 2 क्यूब कैसा सरफेस बना देंगे, क्लोज सरफेस बना देंगे, 2 क्यूब मिलके बनाएंगे पर। तो अगर 2 क्यूब क्लोज बनाएंगे तो 2 क्यूब्स का फ्लक्स क्या होगा, अंदर का चार्ज, क्योंकि अभी अंदर आ चुका है, अभी ये चार्ज अंदर आ चुका है बच्चे, तो ये होगा। हमें तो एक क्यूब का पूछा, भाई एक क्यूब का कितना होगा, एक क्यूब का होगा हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा दूसरा आपसे बोल दे भाई इसके इस फेस में से बताओ, इस 1 फेस में से। अब आप लॉजिकली सोचो कि इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन 6 फेसेस में होगा, नहीं, जिस ये जो चार्ज जिस फेस पे होता है उसको काउंट नहीं करना। तो ये इस एक फेस को टच कर रहा है, इसको फेस को काउंट मत करो। तो यानी अब इस एक क्यूब के अंदर मुझे 5 फेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं भाई इस 5 फेसेस को कितना मिल रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/2 भी निकाला था। तो 1 फेस को कितना मिलेगा बच्चे, 1 फेस को मिलेगा 1/5 ऑफ दिस, यानी 1/10 हो जाएगा सिंपली। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पर कॉर्नर में रख दिया, यहाँ पर टॉप कॉर्नर में, अगेन देखो क्या ये क्लोज है ओपन है, नहीं भाई ये एक ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। सोचो कितने ऐसे क्यूब और लगाऊं कि ये बिल्कुल बीच में आ जाए। तो आपको टोटल 7 और लगाने हैं, मतलब इसको मिला के मैं आपसे बोलूं तो 8 क्यूब्स अगर मिल जाएंगे तब बन जाएगा एक क्लोज सरफेस, यस और नो। अच्छा अगर बन जाएगा क्लोज सरफेस तब इसका फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब का तो बहुत आसान हुआ, 1 क्यूब का हुआ 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपसे पूछा भाई 1 फेस का भी बता दो कितना होगा। अब पहले तो फेस देखनी है कि कितने रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चार्ज यहां पर है तो ये कितने फेसेस को टच कर रहा है, 3 को। एक ये अपर फेस को टच करेगा, एक इसको टच कर रहा है और एक जो बैक साइड वाला है, 3 फेसेस को टच कर रहा है। तो 3 फेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब क्यूब में टोटल 6 होते हैं, 3 नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब इस एक क्यूब में मुझे सिर्फ 3 फेसेस को काउंट करना है। तो 3 फेस का जो फ्लक्स है वो है 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे अगर 1 फेस का चाहिए तो भाई बहुत इजी है, 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल बना रखा है एनसीईआरटी में, एक डिट्टो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो थोड़ी वैल्यूज के साथ है। तो आपसे बोला कि फ्लक्स बताओ एक शीट में से,
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल शीट है तो बेटा ये एक ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस कैसे पता लगा? तो जो ये जो चार्ज रखा है, क्या इसका फील्ड सिर्फ इस प्लेट से पास होगा? नहीं, ऊपर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। तो मुझे इसको करना पड़ेगा क्लोज। सबसे पहले करो इसको बच्चे क्लोज। तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? देखो आपको एक प्लेट दे दी और वो भी बोला स्क्वायर है, ए साइड दे रखा दोनों साइड, और a/2 हाइट है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल इसके डिट्टो ऊपर एक और इस तरह से प्लेट बना दो, तो ये बन जाएगा क्यूब और ये आ जाएगा सेंटर में। तो अब मतलब 6 फेस मिल जाएंगे तब बनेगा एक क्यूब, जो कि है हमारा क्लोज्ड सरफेस। और अगर बन गया क्लोज सरफेस तो फ्लक्स हो जाएगा अंदर वाला चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 6 में से नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही फेस से बताना है क्योंकि प्लेट तो एक ही है। तो क्या होगा 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको अगर वैल्यूज पुट की हो तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो हालांकि विदाउट वैल्यूज था, क्वेश्चन इजी था, है ना, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो अब इसका बताओ, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस शीट। अब ये यहाँ पर रखा गया। अब बहुत ही सिंपल आंसर इसका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको बताया कि चार्ज जिसको टच कर रहा होता है उसको नेग्लेक्ट करना है। तो भाई इसको ये टच ही तो कर रहा है, देख लो चार्ज इस प्लेट को इसके प्लेन पे ही तो रखा है, तो फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, जीरो आंसर है। ठीक है, चेक कर लें, आंसर जीरो था। ओके, एक चीज मैं और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मैंने वैसे पहले बता दिया आपको, फिर भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपसे कहा कि भाई एक स्फीयर है, ठीक है, और उसका रेडियस लेटर से आर है, और उसके सेंटर पे चार्ज रखा 2 कूलम। अब क्या किया, उसकी रेडियस को डबल कर दिया, 2r कर दिया। ठीक है, और चार्ज अभी भी प्लस का 2 कूलम है। पहले फ्लक्स 5 था, अब फ्लक्स 5 है। तो मुझसे 5 और 5 का रेशो पूछा। चलिए आंसर क्या होगा बता दीजिए, कमेंट में आंसर लिखना है आपको। ठीक है, इस चीज का आंसर कमेंट में लिखना। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे केसेस में अगर तुम क्लोज सरफेस भी रख दो, जैसे ये क्या है, क्लोज सरफेस है, अगर तुम क्लोज सरफेस भी रख दोगे तो भी आपका फ्लक्स जो है वो नॉन जीरो होगा, मीन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो किसी एक फेज से ज्यादा एंटर करेगा कम निकलेगा, या कम एंटर करेगा ज्यादा निकलेगा। तो आपको फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर फ्लक्स मिलेगा तुम कोरस्पॉन्डिंग चार्ज भी निकाल सकते हो। अगर तुम टोटल फ्लक्स निकाल लो तो क्या करो, उसको चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर दो, एंड यू कैन फाइंड चार्ज बाय जस्ट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट विद टोटल फ्लक्स। ठीक है, मैं करवा चुका हूँ इस तरह के 2 क्वेश्चन है, ये एक सिलेंडर शेप का, तो ट्राई कर लेना। वैसे 16 आंसर दे भी रखा है, ये दोनों ही केसेस हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, कैसे पता लगेगा नॉन यूनिफॉर्म है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक तो क्या बोलोगे आप, क्वेश्चन में जब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से आइडिया लग जाएगा। देखो लिखा है ई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, x0 फील्ड अलग, x1 फील्ड अलग, x2 फील्ड अलग, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इन अ सिमिलर वे दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सिलेंडर वाले में, देखो ई दे रखा है माइनस का 200 एन आई कैप। हाँ, इसमें नहीं दे रखा, हालांकि इसमें यूनिफॉर्म फील्ड ही है। हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड ही है, लेकिन ये क्वेश्चन हम फ्लक्स निकालेंगे कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन दे रखी है। इसमें एक ये माइनस एक्सिस का दे रखा है और एक प्लस एक्सिस का दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो फ्लक्स दोनों का हम निकाल सकते हैं, टोटल निकालने के इजी है, कर लेना। चलिए अब हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। अच्छा फिर देखिए गॉस थ्योरम का यूज क्यों करना है। फ्लक्स निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला तो ये हमने सीखा हुआ है, E इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। दूसरा सीख लिया कि अंदर वाला चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आसान तो दूसरा तरीका है। तो अगर मैं दूसरे तरीके से निकाल लूं, यानी क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं, फ्लक्स आ जाएगा। और उसको मैं पहले फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो क्या, अगर मुझे एरिया और एंगल पता लग जाए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। यस, बस यही करना है। हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, ये कोस थीटा रखेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करेंगे, वहां से ई कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ई कैलकुलेट करना किस केस में है, तो हम सबसे पहले करेंगे एक वायर के लिए, जिसको जनरली लाइन चार्ज भी बोल देते हैं। मैं अभी डिटेल में भी एक एक चीज बताऊंगा। दूसरा हमारा जो मेन है वो है एक शेल के लिए, इनसाइड आउटसाइड सरफेस सबका है केस। और एक हमारा है थिन शीट का। तो ये 3 मेन डेरिवेशन है, लेकिन हम 3 से एक्स्ट्रा ही करेंगे, बोर्ड अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन इन सब में ध्यान रखना, अगर मुझे गॉस थ्योरम यूज करना है तो मुझे एक इमेजिनरी सरफेस बनाना होगा, जिसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हम किस चीज के लिए फील्ड निकाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, बहुत ही इजी,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, इसको हम लाइन चार्ज भी बोल देते हैं। और सीबीएसई क्वेश्चन को घुमा के अगर दे तो बोल सकता है कि इफ यू आर गिवन विद अ वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। लिख लेता हूं जल्दी जल्दी। तो हमने क्या माना, एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अच्छा, लैम्डा की टर्म में क्यों लिखा, लेंथ और चार्ज सिंपली बोल देते भाई, इनफाइनाइट लॉन्ग है, हमें लेंथ का कोई आइडिया नहीं है, और अगर फाइनाइट भी बोलेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग ही चार्ज की वैल्यू होगी, इसलिए जनरली लेंथ और चार्ज नहीं देके एक कॉमन फैक्टर दे देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्ड मिले, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही वर्ड मिलेगा। तो आपके पास एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हम एक वायर बना भी लेते हैं। तो लेटर से एक वायर बच्चे कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पे चार्ज भी बना ही देते हैं। इस पे लेटर से पॉजिटिव, देखो जब तक कुछ कहा ना जाए तो आप पॉजिटिव चार्ज ही बनाया करो बाय डिफॉल्ट। वैसे तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन हम एक स्मॉल पार्ट लेंगे, उसी से सोल्व करेंगे। अब इस वायर के आसपास कोई पॉइंट डिसाइड करो। तो मैंने एक जनरली पॉइंट बना लिया यहाँ पर, पी पॉइंट, ठीक है, एक पी पॉइंट डिसाइड कर लिया मैंने इसके पास। तो इसका डिस्टेंस भी बताना होगा। तो लेटर से इसका डिस्टेंस वायर से आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बस इसी पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट कर दो कितना होगा। अब कैसे करें फील्ड कैलकुलेट, हमें तो लगाना पड़ेगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाने के लिए चाहिए गॉसियन सरफेस। तो अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि लैम्डा होता क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ये होता क्या है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस वायर का टोटल चार्ज अगर मैं क्यू बोल दूं और टोटल लेंथ अगर एल है, तो क्यू बाय एल लैम्डा ही है। अगर इस वायर पे मैं छोटा सा कोई पार्ट लूं और उसके चार्ज को मैं डी क्यू लिखूं, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ थोड़ी सी होगी, उसको मैं डीएल लिखूंगा। तो इस रेशो को भी लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा क्या है, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज पूरा तो लेंथ पूरी, चार्ज थोड़ा तो लेंथ थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा है, ये अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। तो अब चलिए बारी आती है गॉस थ्योरम यूज करने की, लेकिन हमें कंडीशन पता है गॉस थ्योरम तो क्लोज सरफेसेस के लिए होता है, तो यहाँ पर तो है नहीं। तो कैसे बनाए, अब सोचो, जितना फील्ड पी पॉइंट पे है क्या उतना ही यहाँ इसके पीछे आर डिस्टेंस पे होगा, क्या इतना ही यहाँ पर आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस ये, आर डिस्टेंस ये, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है। तो क्या अगर आपसे मैं कहूं कि इसके अराउंड मैं एक क्लोज सरफेस बनाऊं, और किस शेप का बनाऊं, एक सिलेंडर शेप का बनाऊं, किस शेप का बनाऊं, सिलेंडर शेप का, सच दैट ये जो पी पॉइंट है हमारा, ये जो पी पॉइंट है ये उस सिलेंडर के कहां पर आ जाए बच्चे, सरफेस पे आ जाए, ठीक है। तो हमने इस तरह से एक क्लोजिंग सरफेस बना लिया, हालांकि थोड़ा सा खिसक गया हमारा पी पॉइंट, चलिए इसको सेट कर देते हैं, ये हमारा पी पॉइंट, ठीक है। तो हमने एक सिलेंड्रिकल बनाया, रीजन क्योंकि वायर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के शेप में सिमेट्रिक होगा, यानी जितना वैल्यू फील्ड का यहाँ है उतना यहाँ हर जगह फील्ड का वैल्यू इस सरफेस पे सेम होगा, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो हमने बना लिया भाई, और पी पॉइंट उसके सरफेस पे है और वायर उसका एक्सिस का काम कर रही है। अब उसके बाद गॉस थ्योरम लगाना है, क्लोज सरफेस बना दो, क्लोज सरफेस बना लिया भाई। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बता दो भाई, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो गॉस अंकल का थ्योरम था, गॉस थ्योरम क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, बिल्कुल यही है। क्या इसको टोटल फ्लक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ई डॉट डी ए, बिल्कुल सर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ई डॉट डी ए कहां से निकालूं, क्योंकि इस सरफेस के तो तीन साइड, तीन सरफेस है इस शेप के, क्योंकि सिलेंडर का देखो, अगर आप देखो तो एक आपको अपर इस तरह से सर्कुलर सरफेस दिख रहा है, एक यहाँ पर लोअर सर्कुलर दिख रहा है, और एक कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, तो तीन सरफेस एरिया अलग अलग है, तो तीनों को अलग अलग दिखाना है। तो देखो लेटर से मैं इस पे एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, यहाँ पर एरिया डी मान लेता हूँ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हैं एरिया वेक्टर को, तो डी ए वेक्टर ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से प्लस है तो बाहर की तरफ, तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस एरिया को मैं 1 नाम दे देता हूँ, एरिया नंबर 1। तो यहाँ पर एंगल देखो 90 डिग्री है, किसके बीच का एंगल है, ई एंड डी ए। अच्छा, मैं यहाँ भी एक एरिया ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। एरिया वेक्टर अगेन बच्चे बाहर ही होता है, ये वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है प्लस से बाहर, इधर भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो भी है थीटा यहाँ पर भी 90 डिग्री है, इसको एरिया नंबर 2 बोल देता हूँ। ऐसे मैंने अब यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया लिया, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, डी ए वेक्टर, लेकिन प्लस का फील्ड भी इस डायरेक्शन में ही है, यहाँ पर ई इधर है, तो यहाँ पर थीटा हो गया 0 डिग्री। और इस सरफेस को मैंने 0 डिग्री था ना एंगल, मैंने 90 लिख दिया गलती से, तो थीटा इज 0 डिग्री। और यहाँ वाले सरफेस को मैं सरफेस नंबर 3 बोल देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर हम टोटल सरफेस को, टोटल फ्लक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके मैं 3 पार्ट्स लिख रहा हूँ। देखो, तो क्या मैं लिखता हूँ, ई डॉट डी ए
फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस मैं लिखता हूं ई डॉट डी ए सेकेंड सरफेस के लिए प्लस ई डॉट डी ए मैं थर्ड के लिए लिख देता हूं इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यही तो है। अच्छा अब यहाँ क्लोज सरफेस क्यों नहीं लगा रहा भाई, ये तीनों इंडिविजुअली क्लोज थोड़ी है, तीनों इंडिविजुअली तो ओपन है, इनको मिलाने से क्लोज फिगर बन रहा है ना। तो अब देखो फर्स्ट वाले में एंगल 90 है, तो देखो डॉट हटाएंगे कोस 90 आ जाएगा, तो मैं सिंपली लिखता हूँ देखो फर्स्ट के लिए ई इंटू डी ए इंटू कोस ऑफ 90, सेकंड के लिए भी 90 आ जाएगा सेकंड के लिए, तो ई इंटू डी ए इंटू कोस ऑफ 90, थर्ड के लिए जीरो नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कोस ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जीरो वाली चीजें उनको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन ये नॉन जीरो होगा, तो कुल मिला के बनेगा ई कॉन्स्टेंट में बाहर ले आता हूँ, इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट का इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इसको नेक्स्ट पेज पे मैं सोल्व करता हूँ। ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट, यहाँ डी ए था इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है, अब डी ए क्या है थर्ड में, ये छोटा सा एरिया था यहाँ वाला, और ऐसे को इंटीग्रेट कर दे तो ये सब मिला दे तो पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो डी ए है इसका इंटीग्रेशन करें और पूरा थर्ड का सरफेस एरिया लेना है, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एल। अब एल यहाँ क्या है, हमने जो इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया, लेट अस से उसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, क्योंकि इस इतने से पार्ट का चार्ज भी तो हम क्यों लेके चलिए है ना, तो ये लेट अस से लेंथ एल है, तो हम इसको लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब E यहाँ से निकालना तो बहुत इजी है, तो Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ चेंजेस करूंगा, अब चार्ज और लेंथ डिपेंड करता है वायर पे, अब हमने स्टार्टिंग में बोला इनफाइनाइट है, तो हम Q बाई एल को रिप्लेस कर देंगे किससे, Q बाई एल हमारा होता है लेमडा, ठीक है, ये मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दोनों चीजें, तो इसको रिप्लेस किया तो E का जो फॉर्मूला बना दैट इज लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द फाइनली फॉर्मूला ऑब्टेन, यानी अगर एक वायर है उसके पास कोई पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो वहां पर फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख सकते हैं ना। अब अगर ऐसा है तो 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड कर दूं, क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो क्या मैं इसको 2, अच्छा इसको तो 1/4 को क्या लिख दूंगा, 2k लेमडा बाय आर भी लिख सकता हूं। तो हो सकता है अगर शॉर्ट में कहीं लिखा हो तो ऐसा भी मिल सकता है, बट ऊपर वाला ही मेन है, मैं बोलूंगा ये इसका एक अदर फॉर्म दिख सकता है। और अगर मुझे इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, हालांकि नेक्स्ट पेज पे शायद स्पेशल केसेस है, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा, क्योंकि लेमडा एक स्केलर नंबर है, इसमें कुछ नहीं आएंगे, इनटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ लगा दो आर कैप। आर कैप क्या है यहाँ पर बच्चे, आर कैप है डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दैट वायर, ठीक है, आर कैप पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो पॉइंट का। अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर, नेगेटिव तो अंदर, ये हालांकि स्पेशल केसेस में लिखा है, तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट हमारा वेक्टर फॉर्म ही था, ठीक है, तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू आर कैप। अगर हमारा चार्ज प्लस है तो लेमडा भी प्लस होगा, अगर लेमडा प्लस है तो E एंड R जो है वो सेम डायरेक्शन है, मींस आउटवर्ड फील्ड होगा, आउटवर्ड फील्ड मैं बना के दिखाता हूँ। तो अब अगर मैं आपसे बोल दूं एक वायर है इस तरह से और इस पे प्लस का चार्ज है यहाँ पर P, तो इस पॉइंट पे फील्ड जो हो बाहर की तरफ होगा, E का डायरेक्शन बाहर होगा। और वही अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई हमारे पास एक वायर है इस पे नेगेटिव चार्ज है, और फिर हमने एक पॉइंट P लिया r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर फील्ड होगा अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये इससे पता लगता है अल्फा पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, तो क्या होगा E एंड R इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड फील्ड। अच्छा स्पेशल केस नेक्स्ट देखें, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट केस बनते हैं। तो आपसे मैं बोलूँ कि इफ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स हम वायर से बहुत दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, पॉजिटिव चार्ज है,
और हम इससे बहुत दूर इन्फिनिटी पे घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर की जगह इन्फिनिटी और समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो होता है। इसका मतलब अगर एक वायर से मैं बहुत दूर हूँ इन्फिनिटी डिस्टेंस पे तो फील्ड वहां जीरो होगा। तीसरा हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है हालांकि। तो आपको पता है ई का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर मुझसे भैया जी पूछ ले ग्राफ प्लॉट करो, और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, ये सबसे मेन चीज है। तो मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, अभी ध्यान से सुनना, दो भी नहीं चार ग्राफ बनाऊंगा, देखता हूँ कि आप उसको समझते नहीं समझते। तो फर्स्ट जो ग्राफ है वो बना रहा हूं मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है, ई और आर के बीच का। तो ई और आर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, इनवर्सली का ग्राफ, तो कुछ ग्राफ ऐसा नहीं होगा। और अगर आपसे बोलो कि ग्राफ बनाना है पॉजिटिव वाले का ही बनाना है बेटा, लेकिन ई और 1/r का बनाना है, तो बेटा 1/r के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ऐसा है। और वहीं आपको अगर नेगेटिव वाले का बोले तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो आपने बस एक्सेस चेंज कर देना। तो ई का डायरेक्शन अपोजिट कर दो, क्या कर दो, ई का डायरेक्शन अपोजिट कर दो, आर को उधर रखो। तो ई अब यहाँ हो गया, आर अब यहाँ है, तो ग्राफ इसका तो ऐसे ही बनेगा, और यहाँ पर 1/r है और यहाँ पर बच्चे ई है, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हालांकि ये नेगेटिव एक्टिव वाला नहीं पूछता, जनरली आपसे प्लस का ही पूछा जाता है, तो आप ऊपर वाला ही याद रखें, लेकिन फिर भी बाई चांस, क्योंकि सीबीएसई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है आजकल, दिमाग कहीं भी लगा सकती है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। कहा एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, -q, मास उसका m दे दिया, और वो घूम रहा है एक लॉन्ग वायर के लॉन्ग जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अरे वाह, बड़ा गजब काम कर रहा है। तो हमने भाई एक वायर बना ली पहले तो, ठीक है, एक वायर बना ली जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा में ऐसे लिख देते। अब घूम रहा है तो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, लेट अस से ऑर्बिट का रेडियस जो है वो r है, और इस ऑर्बिट के अंदर वो ऐसे लगातार घूम रहा है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, मास इसका m, माइनस का चार्ज है साथ में, तभी तो घूम रहा है, क्योंकि प्लस उस पे है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मास m है ये इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, बिकॉज इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग क्यों रहा है, तो शायद आपको पता होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की वजह से लगता है, और उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इसका आपको गिवन है -q, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि इस वायर पे चार्ज है, चार्ज वायर अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करती है, जिसका वैल्यू आपको अभी थोड़ी देर पहले ड्राई करवाया था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्योंकि r डिस्टेंस पे है ये इससे वायर से। सो मैग्नीट्यूड वाइज लिखें फोर्स को तो सिंपली हमारे पास आया q इंटू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इक्वेशन नंबर 1। एंड यही फोर्स जो है, अब आप देखो प्लस का वायर माइनस का चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इज टुवर्ड सेंटर, सो दिस फोर्स एक्ट एज सेंटीमीटर फोर्स, एंड सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सो हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेट करने का रीजन क्यों है, क्योंकि यही सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा। So mv²/r is equals to q lambda by 2 pi epsilon naught into r. So r cancels r. We get v is equals to under root of q into lambda divided by 2 pi epsilon naught into m. So this is the required formula जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे without wasting time. So next application is again a very important application जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के अराउंड, इनसाइड आउटसाइड सरफेस सब जगह पे। एंड ये आपको सेम डेरिवेशन स्फेरिकल शेल की जगह कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है तो सेम रिजल्ट्स जो है वो होंगे। रीजन, क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज सारा सरफेस पे चला जाएगा, सो ये एक्ट एज होलो स्फीयर, या ये शेल की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा, जब भी आपको शेल की बात कर रहा है तो चार्ज सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको पक्का सरफेस चार्ज गिवन होगी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक शेल है जिसकी सरफेस चार्ज सिग्मा है, एंड यू नो सिग्मा आपको पता है क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो लेट अस से हमारे पास एक शेल है और जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब चार्ज का वैल्यू गिवन हो या ना हो तो सिग्मा आपको गिवन दे ही रखा है। ठीक है, इसमें सिग्मा चार्ज है। लेट अस से ये इसका सेंटर है, और अगर ये सेंटर है तो रेडियस इसका मैंने कैपिटल R कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, चार्ज टोटल, लेट अस से सरफेस का चार्ज क्यू है, एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R², R इज द रेडियस। और अगर आपको थोड़ा चार्ज दिया है तो थोड़ा एरिया उसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो इस रेशियो को भी सिग्मा ही लिखते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें फील्ड कैलकुलेट कहाँ करना है, तो हम इस शेल के अंदर बाहर सरफेस हर जगह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आउटसाइड, तो मैंने एक पॉइंट बनाया बाहर आउटसाइड पी। ये पॉइंट है कहाँ पर, ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है, कितना, लेटर से ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है इस पी पॉइंट का स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से बड़ा है, क्योंकि हम रेडियस से बाहर, हम स्फीयर से बाहर जा रहे हैं, तो आर इज ग्रेटर देन आर। अगर आपको ये गिवन है तो समझ जाइए आउटसाइड की बात हो रही है, ग्राफ बनाना है तो आउटसाइड का ग्राफ बनाना है, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी, ये आपने माइंड में रखना है। तो जल्दी जल्दी हम समझते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखो भाई, गॉस थ्योरम यूज करनी है तो गॉसियन सरफेस चाहिए, तो मुझे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और अगर मुझे पी पॉइंट पे निकालना है तो वो सरफेस पी पॉइंट से पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए। बेटा सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्फीयर के अराउंड स्फीयर सिमेट्री ही अच्छी है। रीजन, क्योंकि अब जो मैं स्फीयर बना रहा हूँ उसके सरफेस पे हर जगह फील्ड का वैल्यू सेम मिलेगा, एंगल हर जगह सेम मिलेगा, इसलिए स्फेरिकल सिमेट्री। तो यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं, कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस passing from point P such as OP as its radius, OP इसकी रेडियस है, ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया। तो हमारा गॉसियन सरफेस बन चुका है। अगर मैं इसके अराउंड थोड़ा सा एरिया लेता हूँ, लेटर से मैंने ये डी एरिया लिया, तो एरिया वेक्टर बाहर होगा, बिल्कुल सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस स्फीयर पे चार्ज है तो बाहर होगा, तो थीटा यहाँ 90 नहीं सॉरी 0 मिल जाएगा आपको। ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, जनरली आपको 0 90 वाले ही केसेस मिलते हैं। तो चलिए आगे अब निकालते हैं, यूज करते हैं गॉस थ्योरम यूजिंग हमारी सबसे मेन जो पार्ट है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम तो ये बोलते हैं भाई जो टोटल फ्लक्स है, या जिसको मैं लिख सकता हूँ E इंटू डी ए इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ 0 डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, है ना, यही तो है गॉस थ्योरम। अब यहाँ पर E जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है, मैं बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे डी ए तो छोटा सा पार्ट था, इंटीग्रेट करना मतलब पूरे का एरिया, पूरे बड़े स्फीयर का एरिया, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ मैंने इसको चेंज किया, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करता हूँ अभी। सो मुझे ई चाहिए तो मैं बाकियों को इधर ले आता हूँ, तो क्यू हमारे पास एज इट इज था, इधर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर था स्मॉल आर स्क्वायर। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। ये फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहाँ पर, आउटसाइड रीजन में, तो दिस इज फॉर आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत नहीं बोलूंगा, ये फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ क्यू, बट जनरली क्वेश्चन में सिग्मा की टर्म में गिवन होता है। तो आपको पता है सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज बाय एरिया, एरिया किसका, ओरिजिनल स्फीयर का, जिसका था 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं यहां से क्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अगर ऐसा है तो अपर फॉर्मूले में पुट करें जो हम आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं, तो क्यू की जगह लिखा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कैंसिल वैंसिल होने वाली चीजें उनको तो कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो आउटसाइड में जो फील्ड का फॉर्मूला आया वो है सिग्मा बाय आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या ये जो अपर फॉर्मूला देख रहे हो ये दोनों अलग है, अलग है इन द सेंस ये चार्ज की टर्म में और ये सिग्मा की टर्म में, बट दोनों ही करेक्ट है। यहां से एक चीज आप और क्लियर देख सकते हो कि आउटसाइड जो है ना वो फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो स्मॉल आर की इनवर्सली वेरी कर रहा है, यानी जैसे जैसे मैं सरफेस के बाहर जा रहा हूं फील्ड डिक्रीज होगा। ये सारी कहानी थी आउटसाइड की। चलिए अब हम बात करते हैं कि अंदर क्या होगा या सरफेस पे क्या होगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 मैं बात करता हूं एट सरफेस की, ठीक है, किसके सरफेस की, मैं स्फीयर के सरफेस पे लिया। तो अगर सरफेस की बात करें बेटा पॉइंट को उठा के यहाँ लाना है, तो अगर यहाँ लाएंगे तो छोटा आर और बड़ा आर दोनों बराबर हो जाएगा। इट मीन इस केस के लिए मैं लिख सकता हूँ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो अगर ये फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करता हूँ, किसके लिए, ये हमारा सरफेस के लिए डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है, एस यू आर लिख देता हूँ। तो Q एज इट इज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मैं कैपिटल आर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं दूसरा फॉर्मूला देखूं तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आर स्क्वायर लिखना है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो E जो सरफेस का आया वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखो ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, इट मीन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और बच्चे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। तो आप बोल सकते हो कि शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी है। फिर आपको बता दो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला तुम देख रहे हो ये इन टर्म ऑफ क्यू है और ये इन टर्म ऑफ सिग्मा है।
अब बात करते हैं इनसाइड शेल के या उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी बात करनी है। तो अंदर के लिए r इज लेस देन r, ये हमारी कंडीशन है। अब कैसे चेक करते हैं, लेटर से कोई पॉइंट अंदर है यहाँ पर, इसका कुछ भी नाम दे दो यार, लेटर से इसका नाम मैंने s रख दिया, तो इसके लिए डिस्टेंस r ये होगा, तो ये कैपिटल R से तो छोटा ही है। तो अंदर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है कि अंदर चार्ज तो है ही नहीं, अंदर चार्ज तो जीरो है इनसाइड। तो अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा बच्चे, अंदर की तरफ जीरो होगा। और आपको पता है फ्लक्स को क्या लिखते हैं, ई इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। तो अब फ्लक्स जीरो है तो मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ एरिया है, और एंगल भी आपका जीरो हो नहीं सकता। तो कुल मिला के किसको जीरो होना पड़ेगा, ई को जीरो होना पड़ेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट ये मिला कि अंदर की तरफ अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अंदर में सेंटर भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो स्पेशल केसेस में एक तो मैं पहले तीनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला था सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, बस कैपिटल आर लिखना है स्मॉल की जगह, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम और कांस्टेंट वैल्यू थी, बताया था मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और अंदर जीरो होता है आपको पता है। अब बात आती है ग्राफ की। तो हमारा ये शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है ओ। तो अब हम बात करते हैं सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यानी इस तरफ जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ग्राफ में बनाना क्या, हम इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना एक्सिस जरूर बनाएगा, और इस एक्सिस पे हम आर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पॉइंट है सेंटर का। तो सेंटर पे फील्ड जीरो है। अगर सेंटर पे फील्ड जीरो है, कब तक जीरो होगा बेटे, जब तक सरफेस तक नहीं जाती यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक हम नहीं जाते तो इस पॉइंट तक, यानी ये पॉइंट ऑलमोस्ट, ये वो पॉइंट है व्हेन r इज इक्वल्स टू r कैपिटल है, तो यहाँ पर फील्ड जीरो है, तो ग्राफ आपका ऐसे ही घूमेगा यहाँ पर, ठीक है। ये डार्क लाइन में कर देता हूँ, तो ये जीरो को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गया फील्ड, लेटर से ये मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू r इज इक्वल्स टू r पे है। उसके बाद हम आउटसाइड जा रहे हैं, ये आउटसाइड रीजन है, और आउटसाइड आपको पता है आर स्क्वायर की इनवर्सली वेरी है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लास्ट पेज पे भी लिखा। तो ग्राफ जो है उसका बेटा इस तरह से आपको मिलेगा। तो आप आउटसाइड का ग्राफ इस तरह से दिखा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने सिंपल डॉटेड लाइन दिखानी है, यहाँ पर कोई सॉलिड लाइन मत बनाना, तो दिस इज ग्राफ। और ये जो रीजन है r इज लेस देन r, यानी इनसाइड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला रीजन है r ग्रेटर देन r, यानी आउटसाइड रीजन को इंडिकेट कर रहा है, और ये पॉइंट सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट क्या है भाई, अब हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इवन थिन वर्ड भी लिखा हो सकता है इसके साथ, एक थिन शीट है, तो वो भी तो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगी। हमें उसको कैलकुलेट करना है कि वो फील्ड कितना होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं भाई हमारे पास एक थिन शीट है, तो अब थिन शीट इनफाइनाइट है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरह से बना देता हूँ, इनफाइनाइट है, ठीक है। इसकी थिकनेस नहीं बना रहा, हालांकि थिक शीट का भी मैं आपको बता दूंगा, ये इनफाइनाइट शीट है। इस पे चार्ज मैंने लेटर से प्लस का कंसीडर कर लिया, ठीक है। माइनस का भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा हम प्लस का ही लेते हैं। तो हमने इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चार्ज सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस ही लेंगे, सिग्मा लेंगे, तो इसका सरफेस चार्ज थी प्लस सिग्मा है। तो जल्दी जल्दी मैं ये लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो हमने कंसीडर कर लिया सिग्मा इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का फॉर्मूला तुम्हें पता है चार्ज बाय एरिया, या जो भी तुम चार्ज लोगे उसका कोरस्पॉन्डिंग एरिया, आप ये लिख सकते हो। अब हम डिसाइड करें भी हमें फील्ड निकालना है, तो मैंने एक रेंडमली पॉइंट बना लिया P, जो कि इस से कुछ r डिस्टेंस पे हमने कंसीडर कर लिया इस शीट से, ठीक है। तो हमें फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और O से P का डिस्टेंस लेटर से R है, ये पॉइंट O मान लेते हैं इसके साथ। अब बताओ अगर मुझे यहाँ पर फ्लक्स या फील्ड निकालना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, उसके लिए तो क्लोज सरफेस बनाओ। अब ये इनफाइनाइट शीट है, क्या करें। अब आप खुद लॉजिकली सोचो कि प्लेट ये है, तो इसका फील्ड इधर प्लस से बाहर, इधर प्लस से बाहर, तो फ्लक्स ये और यही कंट्रीब्यूट करेगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो क्या करता हूं मैं, एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेता हूँ, सच दैट कि P उसके इस फ्लैट सरफेस पे आ जाए, ठीक है। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, आधा इधर और आधा मैंने इस शीट के बैक साइड में भी कंसीडर कर, ठीक है, दोनों तरफ कंसीडर कर लिया। तो ये जो मैंने इस साइड किया, इसको सरफेस नंबर में 1 नाम दे देता हूँ, इसको सरफेस नंबर में 2 नाम दे देता हूँ, ये भी r डिस्टेंस पे पीछे,
और ये जो तीसरा जो है, ठीक है, जो इसको मैं 3 नाम देता हूँ, सरफेस नंबर, ठीक है। ये तीनों भी मैं लिख देता हूँ, गॉसियन सरफेस हमने किस तरह का बनाया, हम इसको थ्योरेटिकली भी लिख देंगे। पहले इस तीनों सरफेसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझो। तो फर्स्ट सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर लेते हैं, तो एरिया वेक्टर इसका बाहर, ठीक है, डी ए वेक्टर लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का प्लेट है तो बाहर की तरफ ही होगा, तो यहाँ पर भी ई बाहर है, तो कुल मिला के फर्स्ट के लिए एंगल 0। सेकंड सरफेस की बात करते हैं, ये वाला, तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर ही लेना है, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। फील्ड प्लस का प्लेट है तो भाई बाहर की तरफ ही होगा फील्ड, प्लस इसका ये भी बाहर है, तो थीटा यहाँ भी 0 हुआ। थर्ड सरफेस की बात करते हैं, एरिया वेक्टर अगर यहाँ पर मैं डी ए लेता हूँ तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ होगा, बट यहाँ पर फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ई, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एंगल 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री। देखिए अब मैं पहले ये कहानी लिख देता हूँ, कंसीडर, ठीक है, हमने ये कंसीडरेशन लिख लिया भाई। अब तो सिंपल आपने लगानी है गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम तो आपको पता है क्या कहता है, वो तो कहता है भाई टोटल फ्लक्स जो है ना, जिसको हम लिखते हैं ई डॉट डी ए, डी एस भी लिखते हैं कुछ बुक्स में एरिया के लिए, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करें भाई, अब ये वाला जो है टोटल निकालना है, तो ये तो 3 सरफेस से मिलके बना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो क्या मैं इसको फर्स्ट सरफेस का ई डॉट डी ए, सेकेंड सरफेस का ई डॉट डी ए, प्लस थर्ड सरफेस का ई डॉट डी ए, ऐसे लिखना पड़ेगा तीनों का सम। तीनों के साथ क्लोज सरफेस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तीनों इंडिविजुअल है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ये तीनों का, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट के लिए देखो एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन गया फर्स्ट सरफेस का ई इंटू डी ए कोस 91 बन गया। ऐसे सेकंड सरफेस का भी ई इंटू डी ए बन गया। थर्ड का बन गया 0, क्योंकि कोस 90 है थर्ड सरफेस के लिए, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट से ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस डी ए, प्लस ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सरफेस डी ए, ये ई है बच्चे, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, डी ए एक्चुअल में क्या है कि ये सरफेस एरिया, ये छोटा सा पार्ट है। इंटीग्रेट मतलब कब तक करना है, जहां तक ये पूरी प्लेट कवर नहीं होती। अब पूरी प्लेट का एरिया, अब हम इतने इतने पार्ट का चार्ज क्यों ले रहे हैं, जो मैंने कंसीडर कर रखा है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एरिया मैं ए मान लेता हूँ, तो जो हमारा प्लेट का पार्ट विजिबल है उसका, अदरवाइज तो ये इन्फाइनाइट तक है। तो इसको मैं इस एरिया को ए लिख देता हूँ, जो विजिबल एरिया है, तो ये ई ए बना, इधर से भी ई से ए बना, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया 2 टाइम्स ई ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से ई जो आया वो आया क्यू डिवाइड बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत क्या है कि चार्ज और एरिया हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, तो चार्ज बाई एरिया को आपको पता होगा हम सिग्मा लिख सकते हैं, तो मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के हमारा जो फाइनल जो फॉर्मूला बना कि अगर हमें एक थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला बन गया। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो E वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लगा दो n कैप। n कैप क्या है, n कैप है नॉर्मल, नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। अब प्लस का सिग्मा है, अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो ई हमारा आउटवर्ड होगा, ठीक है, और सिग्मा हमारा अगर नेगेटिव है तो ई हमारा इनवर्ड होगा, ठीक है। ये प्योरली सिग्मा डिसाइड करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी स्पेशल केस में मैं बता देता हूं आपको, देखिए, तो मुझे अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये आर के इंडिपेंडेंट है, आर के इंडिपेंडेंट है, मींस आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फॉर्मूला। तो अगर एक थिन शीट है आपके पास, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चाहे उस पे प्लस सिग्मा है, चाहे उस प्लेट पे आपके पास माइनस सिग्मा है, तो पॉइंट चाहे एक्स यहाँ है, चाहे पॉइंट वाई है, पॉइंट जेड यहाँ है, तो तीनों पॉइंट का फील्ड जो है वो बराबर होता है, हम उसको सेम लेके चलते। ये थिन शीट के लिए आर पे डिपेंड नहीं करता। तो दूसरा, अगर मैं तुमसे ग्राफ का पूछ लूं भाई, आर ई का और आर का ग्राफ बनाओ, तो भाई डिपेंड ही नहीं करते तो ग्राफ कैसा होगा, तो जो भी आर की ई का वैल्यू वो फिक्स रहेगा, आर पे डिपेंड नहीं करेगा। ई डिपेंड्स अपॉन आर की पावर 0, आर की पावर 0 पे डिपेंड, ठीक है। सो ये वन प्लेट के लिए। अब वैसे तो ये 3 एप्लीकेशन हो चुके हैं, लेकिन ये जो लास्ट एप्लीकेशन है इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, वो आपको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे फर्स्ट इसका एग्जांपल ही समझ लो, या इसका स्पेशल केस समझ लो, 3rd नंबर।
हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन उसका नहीं आएगा। सो लेट अस से आपके पास ये एक प्लेट है, तो मैंने इस तरह से एक प्लेट बना लिया। अब लेट अस से इस तरह का एक और प्लेट भी है हमारे पास, दो पैरेलल प्लेट हो गई। अब इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट अस से सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ नहीं देर का, तो मैं बाय डिफॉल्ट प्लस लेता हूँ उसको। ठीक है, ये भी प्लस था। दोनों प्लेट्स कि अगर आप टोटल रीजंस की बात करें तो क्या इसके लेफ्ट साइड में एक रीजन होगा, एक इसके बीच का रीजन है, और एक दोनों प्लेट्स के इस साइड का रीजन है। तो हमसे इन तीनों रीजंस का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो कैसे निकालें, बहुत सिंपल तरीका। तो हमेशा ध्यान रखना, एक प्लेट से स्टार्ट करो। जैसे फर्स्ट प्लेट की बात, तो फर्स्ट प्लेट जो है ये, ठीक है, इसने अपना फील्ड क्रिएट करना है। किस डायरेक्शन में होगा फील्ड? हमेशा बाहर की तरफ होता है प्लेट से, अगर प्लस का है तो इसका फील्ड में अगर रिप्रेजेंट करूं तो बच्चे वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर, पूरा बाहर तक दिखाओ, चाहे प्लेट दूसरी बीच में आ रही है, और इधर भी बाहर की तरफ होगा। तो बस इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस डायरेक्शन में फील्ड है, इसका नाम मैं E1 दे देता हूँ क्योंकि ये पहली प्लेट का है। इधर इसकी डायरेक्शन ये है E1, और इधर भी ये डायरेक्शन है तो E1। ओके, फर्स्ट प्लेट का बना दिया। अच्छा, E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 का वैल्यू होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अभी भी तो ड्राइव किया था सिंगल प्लेट का। अब इसी तरह से दूसरी प्लेट की बारी है। अब अगर आपसे दूसरी प्लेट का पूछूं बच्चे, तो दूसरी प्लेट भी प्लस है, ये भी फील्ड बाहर देगी, इधर का फील्ड भी बाहर, और उस साइड भी फील्ड इसका बाहर की तरफ, रुकेगा नहीं दूसरी प्लेट की वजह से। अब अगर इधर का फील्ड बाहर है तो ये हुआ E2 हमारा, और यहाँ फील्ड उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये E2 है, और इधर भी बाहर जा रहा है तो ये E2 है। और E2 की वैल्यू की बात करूं मैं, तो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तब आपसे पूछूं भाई देखो, अगर आप तीनों रीजन में, फर्स्ट रीजन में दोनों फील्ड लेफ्ट में जा रहे हैं, थर्ड रीजन में दोनों राइट में जा रहे हैं, और यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है, इट मीन तीनों रीजन में फील्ड डिसाइड कौन कर रहा है? इनकी डायरेक्शंस। तो लेट अस से मैं लेफ्ट से राइट में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेता हूँ, और राइट से लेफ्ट में नेगेटिव लेता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट रीजन का तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो दोनों ही राइट से लेफ्ट है, दोनों ही माइनस के लेने हैं, माइनस का E1 माइनस का E2, या मैं माइनस कॉमन लेके E1 प्लस E2 कर देता हूँ। इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है, तो माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है इन दोनों में से, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये फर्स्ट रीजन का फील्ड आ गया। ऐसे ही सेकंड रीजन का मुझे फील्ड निकालना है, तो दोनों में से देखो, एक राइट में एक लेफ्ट में, राइट वाला प्लस लेना है, तो E1 को प्लस लिया, माइनस E2 हो गया हमारा। तो दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा 1, यहाँ से सिग्मा 2। ये सेकंड रीजन का आ गया। इन अ सिमिलर वे थर्ड रीजन का अगर मुझसे फील्ड पूछ ले, तो थर्ड में दोनों ही राइट साइड में जा रहे हैं, तो दोनों को ही प्लस करना है, तो अगेन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल फील्ड्स निकाल सकते हो। अब इसका स्पेशल केस बना देता हूँ। स्पेशल केस इसका क्या बनेगा? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि दोनों ही प्लेट जो है वो प्लस की है, या एक प्लस की है एक माइनस की है, ये हमारे पास दो प्लेट्स, दो और भी बना लेते हैं, नेक्स्ट डायग्राम के ही काम आ जाएगा हमारा। दोनों ही केस डिस्कस कर लेता हूँ इस पेज पे, ठीक है। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये प्लेट प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, दोनों ही केस डिस्कस करते हैं अलग अलग, ठीक है। फर्स्ट केस है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। और ये प्लेट्स होती है ना एक प्लस माइनस की, एक्चुअल में कैपेसिटर की होती है, एक्चुअल में कैपेसिटर के इनसाइड से इनकी बात हो रही है। तो अगर मैं इस चीज को स्टडी करूं, देखो दोनों का डिस्टेंस मैटर नहीं करता। इसका जो फर्स्ट प्लेट का जो फील्ड होगा, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, उसको मैं E1 लिखता हूँ, और दूसरा इसका फील्ड इधर की तरफ भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ये E1, ये E1। अच्छा, दूसरी प्लेट का अंदर की तरफ माइनस है ना, तो ये अंदर की तरफ E2, और इधर भी अंदर की तरफ आएगा, और इधर से भी अंदर की तरफ आएगा E2। अब आप बताओ E1 और E2 का वैल्यू तो बराबर होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज है ना, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट रीजन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट रीजन में दोनों अपोजिट है? देखो ये इधर वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, सेकंड रीजन की अगर बात करो तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स सिग्मा/2 एप्सिलॉन हो जाएगा, या मैं आपसे बोलूं सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपने कैपेसिटर में डायरेक्ट यूज किया होगा कि दो प्लेट्स अगर एक प्लस की है एक माइनस की, उसके अंदर फील्ड इतना होता है। और थर्ड रीजन की बात करो, देखो ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ भी 0 आएगा।
तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि अगर दो प्लेट है, एक प्लस एक माइनस, तो उनके लेफ्ट राइट दोनों रीजन में फील्ड जीरो होता है, अंदर ही फील्ड मिलता है। और अगर आप अंदर फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो बेटा आपको इस डायरेक्शन में फील्ड मिलेगा, प्लस से माइनस की प्लेट की तरफ। और ये जो फील्ड होता है ये यूनिफॉर्म फील्ड है। क्यों यूनिफॉर्म फील्ड है? अगर आप इसको देखो तो बच्चे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, सिग्मा फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, तो ये एक कांस्टेंट फील्ड देता है। यानी कैपेसिटर हमेशा कांस्टेंट फील्ड प्रोवाइड करता है प्लेट्स के अंदर, साइड में दोनों जगह फील्ड होता ही नहीं है, फोर्स लगता ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, दोनों प्लस की प्लेट होती तो क्या होता? देखो दोनों इक्वल हैं, E1 E2 दोनों इक्वल देंगे फील्ड, तो क्योंकि डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता ना यहाँ पर। तो अगर इसका फील्ड एक इधर होगा, इधर होगा और इधर भी जाएगा, ये E1 की वैल्यू बात कर रहा हूँ, ये पहले प्लेट का फील्ड है। दूसरे के फील्ड को E2 लिखूं तो वो भी बाहर की तरफ होगा, इधर भी E2, इधर भी E2 और इधर भी E2। अब अच्छा, फर्स्ट रीजन को अगर देखो तुम, फर्स्ट रीजन में दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं तो डबल हो जाएगा, इनका माइनस आ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर सेकंड रीजन की बात करूं बच्चों, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जीरो होगा। और थर्ड रीजन की बात करूं तो फिर से जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएगा। तो आप कुल ऐसे याद कर सकते हो कि इक्वल प्लेट्स के अंदर फील्ड नहीं होगा भाई, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो बीच में फील्ड जीरो होगा, लेकिन इनके साइडों में फील्ड जरूर होगा। ऐसे दो माइनस का तुम गैस कर सकते हो क्या होगा। एंड मैं भी एक केस और बनाता हूँ, हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी सीबीएसई है भाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर लेटेस्ट से तुम्हें 3 प्लेट दे दे तो उस केस में भी क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, हर इंडिविजुअल का फील्ड आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 3 है, हो सकता है एक प्लस का है, ये माइनस है और ये प्लस दे दे तुम्हें, तो क्या करो, तीनों का फील्ड रिप्रेजेंट करना है। मैं अभी सिर्फ फर्स्ट का फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लेट का E1 अगर वो है, ठीक है, E1 है अगर वो, तो देखो प्लस है तो बाहर, तो E1 इधर बाहर और इधर भी बाहर ही जाएगा, लास्ट तक दिखाना है ऐसा नहीं है। तो ये इधर E1 एरो बना के थोड़ा सा दिखा दो, E1 बाहर, E1 बाहर, E1 बाहर। ठीक है, फर्स्ट का प्लेट का खत्म। अब आ जाती है सेकंड प्लेट की। लेट अस से सेकंड प्लेट ये माइनस का फील्ड अंदर दिखाना है, तो यहाँ से घूम के अंदर आएगा और यहाँ से भी घूमता हुआ अंदर आएगा, अंदर दिखाना है भाई इसको। तो यहाँ पर E2 नाम लिख देता हूँ, तो इस रीजन में ये E2 अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ ही आया था E2, और यहाँ पर भी अंदर की तरफ ही आया है E2, और यहाँ भी अंदर की तरफ आया है E2। अब बारी आती है तीसरी प्लेट की। तीसरी प्लेट अगर आप ध्यान से देखें तो ये है, प्लस की है, तो फील्ड बाहर, तो इसका फील्ड इधर बाहर और इसका इधर भी बाहर दिखाना है। और इसको हम दिखाएंगे किससे? E3 से। तो यहाँ पर E3 ये रहा, यहाँ पर E3 ये रहा बच्चे, यहाँ पर E3 इधर रहा, और ये भी हमने E3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब रीजन टोटल, एक रीजन, दो रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। तो लेटर से मैं फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूँ। अब देखो दो फील्ड जो है, E1 लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, E3 भी राइट से लेफ्ट, लेकिन एक अपोजिट जा रहा है, तो इसको प्लस का लेना है, तो E2 प्लस है और बाकी इन दोनों में से माइनस कर दो, बाकी अब इंडिविजुअल की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन का। ऐसे ही सेकंड रीजन का अगर हम बात करें तो क्या होगा भाई, दो सेम डायरेक्शन में है, E1 और E2, तो यहाँ पर E1 और E2 को तो ऐड कर देंगे और E3 माइनस कर देंगे। ऐसे इंडिविजुअली सबका हम अलग अलग रीजन का निकाल सकते हैं, प्लेट कितनी भी हो। ठीक है, आई थिंक सो तुम समझ गए होगे इस क्वेश्चन का। सो एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सो टू लार्ज, देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आता। लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल रखी गई हैं एक दूसरे के पास। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक चीज तुम्हें और बतानी है। अभी अगर मतलब उस एमसीक्यू क्वेश्चन में तुम्हें कहीं दिख ना जाए, अगर तुमसे बोल दे कि तुम्हारे पास थिक शीट है तो क्या होगा, लेकिन वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, हम नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहे, कंडक्टिंग ही होनी चाहिए। तो सोचो अगर आपके पास एक थिक शीट है तो थिक शीट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? अगर वो कंडक्टिंग है, चार्ज तो सारा सरफेस पे चला जाएगा। लेटर से उसकी थिकनेस टी है, तो चार्ज तो सारा सरफेस पे होगा, इधर सारा सरफेस पे चला गया और इधर भी सारा चार्ज सरफेस पे चला गया। अब अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दे भाई यहां पर फील्ड बता, लेटर से ये r डिस्टेंस है, वैसे तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। अब अगर ये थिक है तो इसकी दोनों साइड कंट्रीब्यूट करेगी। फर्स्ट साइड का यहाँ पर फील्ड होगा इतना, सेकंड का भी फील्ड होगा इतना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, एक सिंगल शीट है ये एक सिंगल शीट है, लेकिन बिहेव किसकी तरह कर रही है? दो पैरेलल शीट्स की तरह, इसलिए फील्ड देता है। आपको याद होगा गोल्स थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन थिन शीट के लिए डेरिवेशन किया था। थिन शीट का जो फॉर्मूला फाइनली ड्राइव हुआ था थिन सिंगल शीट का, ये सिंगल शीट की बात हो रही है, वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
और थिक सिंगल शीट का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और पैरेलल प्लेट के बीच में भी क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें याद रख लेना। अच्छा, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। दो लार्ज थिन प्लेट्स थी, पैरेलल थी, क्लोज रखी हैं, इनर फेसेस हैं प्लेट के, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, और वैल्यू भी दे दी सिग्मा की आपको, ठीक है, 1 + -17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो आपको ई बताना है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। भाई दो प्लेट है, अगर ये इस पे भी प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, और आपको याद हो भी केस बताइए, पैरेलल प्लेट है, इधर भी फील्ड जीरो होता है, इधर भी फील्ड जीरो होता है, अंदर ही होता है सिर्फ फील्ड कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट रीजन में जीरो, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट यहां भी जीरो, बिटवीन द प्लेट होगा, यस थर्ड केस में होगा। पहले केस में ई जीरो, दूसरे केस में भी ई जीरो, थर्ड केस में ई का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा गिवन है तुम्हें 17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम्हें पता है 8.85 × 10⁻12, और करके इसका आंसर निकाल लोगे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब ये एक आता है भाई, क्या ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है? तो भाई ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, बट अगर मैं इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाऊं तो उस वे से मैं आपको करवा सकता हूं ये वाला पार्ट, और करवा रहा हूं कि अगर मुझे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोल दे तो। अब क्वेश्चन आता है कि सर नॉन कंडक्टिंग होता क्या है, तो इसका मैं सिर्फ डेरिवेशन वाला पार्ट करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखाऊंगा। तो अगर मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज सरफेस में नहीं है, चार्ज सारा अंदर की तरफ है, वो मूव नहीं कर रहा। तो यानी ये अब 3D शेप बन गया, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। लेटर से इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, ये हमने मान लिया इस तरह से। तो अब इसके आउटसाइड इनसाइड वही सेम फील्ड निकालना है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपसे। अगर आउटसाइड पूछे तो आउटसाइड सर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आर ग्रेटर देन, अगर आर ले तो बाहर एक पॉइंट ले, वही गॉसियन सरफेस बनाओ सारा, तो बनाओगे तो बाहर वाले का एरिया लेना पड़ेगा सिंपल। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो भाई फ्लक्स जो होता है वो होता है ई इंटू ए इंटीग्रेशन कोस सरफेस का, है ना, कोस ऑफ जीरो ही बनेगा क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर, फील्ड बाहर ही बनेगा, इंटू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा, जो इतने इतने के अंदर है, ठीक है। सो ई को मैं बाहर निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आउटसाइड वाला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल चलेगा। डी ए छोटा सा पार्ट होगा, यहाँ पर पूरे का करेंगे, एरिया यहाँ पर तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हमारा ई का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये ई का फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये चार्ज की टर्म में, अब सिग्मा की टर्म में लिखना है हमें, सॉरी रो की टर्म में लिखना है। तो यहाँ से हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं, रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और हमें मिलता है रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमें मिलता है आउटसाइड फॉर्मूला किसके, एक शेल के जो नॉन कंडक्टिंग है। ये यहां तक समझ आता है। अब सरफेस के लिए भी शायद इजी है, ठीक है। इसका अगर मैं तुमसे सरफेस बोलूं तो सरफेस में क्या होता है, बस स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर करना होता है। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया, बस इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करना है। तो अगर आप फॉर्मूले को देखो तो इसमें है रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर स्केल है उसकी जगह कैपिटल लिखना है। तो अगर ये कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो सरफेस का जो फील्ड आता है वो रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आया। अब आप देखो ये भी सब चीज कांस्टेंट है, तो अगेन ये हमारे पास मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। अब सबसे मेन आता है इनसाइड का, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, आर इज लेस देन आर। अब इसका समझने वाला पार्ट, अब मैं आपसे तुमसे पूछता हूँ भाई, एक पॉइंट मैंने अंदर लिया है यहाँ पर, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस ये बनेगा। अगर ये गॉसियन सरफेस बनेगा तो चार्ज भी सिर्फ इसके अंदर का लेंगे, पूरा चार्ज नहीं आएगा, इसका चार्ज कुछ अलग होगा। लेटर से इसका चार्ज क्यू डैश है, हाँ रो सेम है। तो अगर मैं इसके लिए रो लिखूं तो रो का एक नया फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ, क्यू डैश जो इसका चार्ज है डिवाइड बाय वॉल्यूम इसका 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये भी लिख सकता हूँ ना इसको, तो क्यू डैश बदल जाएगा। तो अगर मैं अब इनसाइड के लिए सेम लगाता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कोस 0 1 ही बनेगा। डायरेक्ट चार्ज क्यू डैश है यहाँ पर, बस ये फर्क आ जाएगा।
क्योंकि चार्ज टोटल इनसाइड का लेते हैं। तो अगर हमारा गॉसियन सरफेस ये होगा, क्योंकि हम अंदर निकाल रहे हैं, तो सरफेस सिर्फ इतना बनाना पड़ेगा मुझे। अगर इतना सरफेस बनाऊंगा तो इसके अंदर का ही चार्ज लेना है मुझे, पूरा चार्ज नहीं लेंगे, क्यू डैश लिखा इसलिए। तो यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्यू डैश की वैल्यू अभी भी देखा, रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से एक ये कैंसिल हुआ, तो बना रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा इनसाइड का जो बना वो बना रो r/3 एप्सिलॉन। तो कुल मिला के हमें एक रिजल्ट और मिल गया कि इनसाइड का ये फॉर्मूला है। और अगर आप तीनों में चेक करो, आउटसाइड जो था वो आर स्क्वायर के इनवर्सली है, आउटसाइड सरफेस पे कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, और इनसाइड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो आर ऊपर आ रहा है, तो अगर मैं तीनों को ग्राफ से दिखाऊं, अगर तीनों को ग्राफ से एक ही ग्राफ पे दिखाऊं, ये ई और यहाँ पर मैं आर दिखाऊं, तो देखो अंदर आर के डायरेक्टली है, तो यानी जब तक अंदर है ग्राफ ऐसे जाए, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है और लेटर से ये आर इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, उसके बाद सरफेस पे ये मैक्सिमम हो गया, कितना मैक्सिमम ये आपको पता है, सरफेस का ये वैल्यू है ना, जो इसको मैं ई नोट लिख देता हूँ एक बार लेटर से। उसके बाद आउटसाइड आर स्क्वायर के वेरी कर रहा है कुछ इस तरह से, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये रीजन है आर ग्रेटर देन आर, ये आर इक्वल्स टू आर, ये आर लेस देन आर। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन जाता है। तो ये इसी के बेस्ड क्वेश्चन है, सेम जैसे मैंने अभी थर्ड केस ये यानी एप्लीकेशन करवाया, तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो जैसे एनसीईआरटी का, ट्राई कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन वो जो सीबीएसई सैंपल पेपर ने इस साल दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, हालांकि क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंबाइंड आता है आपका, वो यूनिट 1 में है, उसकी कंबाइंड जो है वो मार्किंग स्कीम होती है। तो कैपेसिटर से ज्यादा जनरली क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं क्या। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन मिला है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ कि लेटर से ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पर डायपोल रख दिया। तो डायपोल आपको पता है उसमें एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। डायपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, थीटा भी दे दिया 30 डिग्री पे रखा है, यानी ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये पी और ई का एंगल होता है। और टॉर्क भी बोल रहे दे रखा है इस पे 4 न्यूटन मीटर दे रखी है। हमसे पूछा चार्ज ऑन द डायपोल, क्यों बताना है भाई कितना है, ये नहीं ये चार्ज। अब आप देखो टाउ का फॉर्मूला होता है बच्चे पी ई साइन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पी को लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a लेंथ ऑफ डायपोल इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। लेंथ ऑफ डायपोल भी गिवन आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या निकालें, क्यू निकालें। तो क्यू क्या बनेगा हमारा, टाउ डिवाइड बाई 2a इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। अब टाउ आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना भाई, टाइप 4 दे रखा है। 2a की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है बेटा कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो इसका 100 में ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, ई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 × 10⁵ और साइन 30 कितना था, हाफ, तो मैं इसको 1/2 ऐसे लिख देता हूँ। तो इस 2 ने इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो आपका बन जाएगा ये 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। तो ये बन गया आपका कितना बनेगा, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 × 10⁻³ तो मिली बन जाएगा ना, मिली। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, यानी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की फर्स्ट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। बट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4 मीटर। भाई एक वायर जिसका अल्फा गिवन है प्लस अल्फा, उससे ठीक 4 सेंटीमीटर दूर एक अल्फा पार्टिकल को रख दिया, उस पर फोर्स बताओ। अरे फोर्स निकालना है तो चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई करो। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, प्लस का 2e होता है, प्लस का 2e। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वायर का λ/2 एप्सिलॉन नॉट r, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 2e का वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है कितना 10⁻⁷। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4/100। बस इस पूरे को सोल्व करो, आंसर मिल जाएगा, इन चारों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया। ठीक है, एफ पूछा तो उसके लिए ई चाहिए था, तो वो एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन से यूज किया। ठीक है, ऐसी अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बनवा दूं कि भाई एक शेल है, उसका प्लस सिग्मा दे दिया आपको, ठीक है, उसका रेडियस भी तुमसे दे दिया गया और तुमसे बोला कि उससे ठीक ऐसे 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल रखा है, इस पे फोर्स बताओ क्या होगा। यार फोर्स निकालने के लिए चार्ज इंटू फील्ड चाहिए, चार्ज क्वेश्चन में देगा ही देगा, फील्ड कैसे निकालना है बस वो पता होना चाहिए।
अगर पॉइंट चार्ज है, आपसे क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज बोला तो ई का फॉर्मूला अलग, आपसे डाइपोल बोला तो उसका ई का फॉर्मूला अलग, तुमसे लीनियर चार्ज वायर बोला तो ई का फॉर्मूला अलग, तुमसे शेल बोल रहा है तो ई का फॉर्मूला अलग, तुमसे प्लेन शीट का क्वेश्चन दे दे उसका ई अलग। बस ये ई की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 4 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट फोर्स, सिंपल ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो फाइनली हमने 3 पार्ट्स में इस वीडियो को खत्म कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, उसके मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स में कोशिश करेंगे वीडियो खत्म हो जाए। तो अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।